सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। 13 दिन जो हमारा पूरा हो गया, तो उसके हम लोग नोट्स के साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री इसी के साथ शुरू हो रहा है। ठीक है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं और जो आज के दिन का पहला टॉपिक है वो है यूरोपियंस का जो आगमन हुआ, यूरोपियों का जो आगमन हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर से अगर देखेंगे हम लोग ना, तो क्वेश्चन जो जनरली बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा इनके करेक्ट ऑर्डर पे, ये कौन पहले आया, किसने कहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ऐसे ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आप जानेंगे तो ऑलरेडी हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जो स्पेन और पोर्चुगल थे, सो आफ्टर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, डिसाइड हो गया था कि वहाँ पर इन लोगों को जो ट्रेड करने का जो अधिकार है वो दिया गया कि आप यहाँ से बाहर जाके ट्रेड कीजिए, जिसमें कि एक लाइन ड्रॉ की गई, एक लाइन ड्रॉ की गई मेडिटेरियन के पास, और कहा गया कि उससे जो इस साइड वाला एरिया है वहाँ पर किसका कंट्रोल रहेगा, स्पेन का, और इसके बाद वाले के इधर से कैटली पोर्चुगीज का। उसी के बेसिस पे जब आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर पोर्तुगीज जो है वो सबसे पहले एक्सप्लोर करके आए, केप ऑफ गुड होप से एक रास्ता ढूंढा और इंडिया का खोज हुआ। वास्को डे गामा 1498 में कैलीकट में पहुंचे। तो पोर्तुगीज वे द फर्स्ट टू अराइव, देन फॉलोड बाय डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। हम लोग देखते हैं एक बार एक एक करके इनको। तो वास्को डा गामा जो पोर्तुगीज की हम बात करते हैं तो 1498 में पहुंचे और उनको उनका स्वागत किया गया जमोरिन, जो वहाँ के लोकल लीडर थे उनके द्वारा, जो लोकल वहाँ के रूलर थे उनके द्वारा। जो इम्पोर्टेंट लीडर्स जो पोर्टुगीज साइड से आए और उनके कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें, जो वो लोग पॉलिसीज जो लेकर आए, तो उन पॉलिसीज में जो अगर आप देखेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पहले वॉइसरॉय के रूप में थे पोर्टुगीज के, और इनका ब्लू वाटर पॉलिसी था। इनका कहना था कि जो भी समुद्री इलाके पे, ठीक है, ब्लू वाटर नीति का मतलब कि जो भी समुद्री इलाके जो थे उस पर जो जिसका भी डोमिनेंस होगा, अल्टीमेटली सब कुछ उसी के कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो इनका मैरीटाइम स्ट्रेंथनिंग ये बहुत ज़्यादा किए थे। फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू की बात करेंगे तो इन्होंने गोवा को कैप्चर किया और साथ ही साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाकर वहाँ पर जो है वो अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। ठीक है, उसके बाद नीनो दा कोना, जो लास्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं लीडर थे उसके, उन्होंने कैपिटल को गोवा शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? गोवा में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। इनकी मेजर पॉलिसीज में अगर आप देखेंगे तो ब्लू वाटर पॉलिसी समझ में आई है, तो मैंने बताया आपको। करताज सिस्टम, यानी कि जहाज़ों के लिए एक परमिट सिस्टम होता था। करताज सिस्टम क्या था? जहाज़ों को परमिट देने वाला एक सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस जील, मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मिशनरीज, उनको ट्रांस जो कन्वर्जन है उसके लिए, यानी कि आक्रामक मिशनरी गतिविधियां देखी गई थी, और ये माना भी जाता है कि ये एक वजह थी, एक वजह में से एक थी कि इस पोर्चुगीज का जो कंट्रोल है वो कम हुआ। ट्रेड और स्पाइसेस में इनका एक मोनोपोली देखने को मिला। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स अगर आप देखेंगे तो गोवा, दमन दीव, कोचिन, बसीन और सालसेट जो है यहाँ पर ये स्टैब्लिश हुए थे मेजरली। डिक्लाइन तो 17वीं 18वीं शताब्दी में अगर आप बात करेंगे, जो सदी में कि मराठे और अंग्रेजों से इनकी हार हुई और इसलिए वो चले गए। ठीक है, और 1961 तक ये थे गोवा के कंट्रोल रखे हुए, लेकिन 1961 में गोवा का कंट्रोल हमने वापस ले लिया। इनफैक्ट 1962 में हम लोग गोवा को ऐड कर लिए पूरी तरह से। देन डच 1605 से 1825, तो इनका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1602 में हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और पहला फैक्ट्री ये लोग कहाँ बनाए? मसूलीपट्टनम में। 1605 में कहाँ पे बनाया गया? मसूलीपट्टनम में, डच के द्वारा। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर बात करेंगे तो वैन रीड, तो वैन रीड जो थे वो हॉर्टस मैलाबारिकस के जो लेखक थे। इनकी प्रमुख नीतियाँ अगर देखेंगे, यहाँ पे कुछ फेमस और लीडर्स थे नहीं, तो कॉमर्शियल फोकस रहा, मसाला पे, इंडिगो और कॉटन पे, मतलब बेसिकली टेक्सटाइल। नॉन इंटरवेंशन वाली इनकी पॉलिसी रही कि ये नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह के राजनीतिक मामलों में ये दखल अंदाजी करे, और इसीलिए जब भी जो भी इनने किले बनाए और फैक्ट्रीज बनाए, सब कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया था। इंपॉर्टेंट कुछ सेटलमेंट्स अगर इनके आप देखोगे तो आपको दिखेगा पुलिकट, चिंसुरा, नागेपट्टिनम और कोचीन। ठीक है, पतन हुआ क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोलाचेल युद्ध जो हुआ, कोलाचेल की जो लड़ाई हुई, उसमें ट्रावनकोर के मार्तंड वर्मा से इनकी हार हो गई। ठीक है, 1825 में भारत से पूरी तरह से इनकी वापसी कर दी गई, बिकॉज इनका किसके साथ एक अग्रीमेंट हो गया? ब्रिटिश के साथ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारा ब्रिटेन वाला था,
ये 1600 ईस्वी में इसकी खोज हुई। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आए हुए थे जरूर यहाँ पर जहांगीर के दरबार में, बट उनको राइट्स नहीं मिले थे। ठीक है, थॉमस बेस्ट फिर आए और एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ स्वाली जहाँ पे वो जीते। उसके बाद से धीरे धीरे कुछ कुछ उनको राइट्स तो अभी भी नहीं मिला था, बट अपने ट्रेड सेंटर्स बनाने का आपको परमिशन धीरे धीरे मिला। थॉमस रॉय, ठीक है, जहांगीर से एक फरमान। रॉबर्ट क्लाइव, चूंकि प्लासी और बक्सर की जो लड़ाई उसमें प्लासी की विक्ट्री क्लाइव के अंदर हुई थी, तो उसके बाद से एम्पायर का फाउंडेशन उन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि सेट हुआ। और वैरन हेस्टिंग के साथ हमारा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आप कह सकते एक तरह से रूल वो शुरू हो गया, और वो पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम करना शुरू किए थे। पॉलिसीज अगर देखेंगे हम लोग तो इनिशियल पॉलिसीज की भी बात कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग बाकी पॉलिसीज देखेंगे। तो इन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए। डिवाइड एंड रूल वाला प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स आपस में लड़ रहे थे उनके बीच उनका फायदा उठाना, जैसे कर्नाटक में ही हम लोग कर्नाटक वॉर भी पढ़ेंगे तो हम लोग मालूम चलेगा वहाँ पर भी इस तरह से एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुआ वो कहीं ना कहीं इंटरनल फ्यूड का एक नतीजा था। बंगाल का डुअल गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव। ठीक है, सेटलमेंट्स अगेन बॉम्बे, मद्रास, कैलिकट जो है प्रेसिडेंसी बना दी गई थी। 3 मेजर प्रेसिडेंसी इनकी थी, यहीं से ये लोग कंट्रोल करते थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी बना था आपको बंगाल। ठीक है, ठीक है। और 1858 में क्रांति जो हुई उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होकर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हो गया। फ्रेंच फ्रेंच 1664 में आगमन और 1664 से ये 1954 तक रहे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, पौंडीचेरी बेस था इनका। ठीक है, पौंडीचेरी क्या था, बेस था। वो आर द की लीडर्स। तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स की हम बात करेंगे तो फ्रैंकोइस मार्टिन जिन्होंने पौंडीचेरी को डेवलप किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो थे डुप्ले। तो जोसेफ डुप्ले ने क्या किया, वो पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए। ठीक है, काउंट डिलाली जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ हारे। ठीक है, वॉन्डीवॉर्स के युद्ध में, किस युद्ध में, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्स, हम लोग देखेंगे अभी कर्नाटिक वॉर। तो पॉलिसी की बात करें तो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन, टेक्सटाइल और स्पाइस ट्रेड पे फोकस रखा गया। डुप्ले की नीति जो थी उसमें सैन्य और राजनीतिक विस्तार जो है वो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सेटलमेंट्स पौंडीचेरी, चंद्रनगर, देन कराईकाल, माहे और यनम। ठीक, पतन चूंकि 1760 में वांडीवर्स की लड़ाई हुई उसके बाद हार गए, और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस से इनका यहाँ से ये हो गया, ये केवल जो है वो एक व्यापारिक केंद्र जो थे वो बचे, और 1954 में भारत में जो भी इनका टेरिटरी था वो पौंडीचेरी से आके मिल गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको अगर देखिए, और एक चार्ट है जिसके बारे में आपको रिवीजन के लिए यूज करना है ना। अब ब्रिटिशर्स जब आए या यूरोपियंस जब आए तो हमने उस दिन भी देखा था राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स में, तो हमने देखा कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया था। और ये सदर्न स्टेट में आपको दिखेगा कि कर्नाटिक वॉर जो हुए वहां पर बेसिकली जो लड़ाई हुई वो 2 यूरोपियन राइवलरीज के बीच में हुई, एंड दैट वाज ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। और उनको कर्नाटिक वॉर्स भी बोलते हैं, क्योंकि कर्नाटिक के गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी। ठीक है ना, तो अब देखिए 3 कर्नाटिक वॉर्स टोटल हुए। बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग, सेटलमेंट और मिलिट्री फोर्ट जो था वो दोनों का उस एरिया में था। फ्रेंच की तरफ से डुप्ले और ब्रिटिशर्स की तरफ से क्लाइव, ये लोग सक्सेशन डिस्प्यूट जो चल रहा था कर्नाटिक में उसका फायदा उठाए और लड़ाई शुरू किए। बाद में ये जो लड़ाई है वो क्यों इंडिया में भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी, बिकॉज ऑफ देयर वॉर इन यूरोप। सो यूरोप में जब उनकी लड़ाई चल रही है उसका रिपरकशन इंडिया में भी देखने को मिलता था। जैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ या 7 ईयर्स वॉर हुए, सबका जब भी वहां पे शुरू होता था यहाँ भी शुरू होता था। जैसे पहला कर्नाटिक वॉर 46 से 48 अगर आप देखेंगे तो यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। तो ये चला था जब तक, तब तक यहाँ पे भी चला। इसमें क्या हुआ कि फ्रेंच अंडर ले बोर्डनाइस ने क्या किया, मद्रास को कैप्चर कर लिया, और बैटल ऑफ सेंट थॉम जिसमें डुप्ले ने नवाब के कर्नाटिक को हरा दिया। और नवाब के कर्नाटिक को सपोर्ट कर रहे थे कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको कि एक ट्रीटी साइन हुआ जिससे कि ये वॉर खत्म हुआ, एंड दैट वाज ट्रीटी ऑफ आइला चैपल। तो आइला चैपल की जो ट्रीटी है, संधि जो है वो की गई थी किस लिए, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को खत्म करने के लिए। अगर इसके परिणाम की बात करें तो फ्रेंच का प्रेस्टीज बढ़ा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय लाभ नहीं हुआ। बट इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स जो है वो वापस से लाइमलाइट में आएंगे, और कैसे, तो सेकंड कर्नाटिक वॉर 49 और 54 में शुरू हुआ,
चूंकि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही जगह जो है वो चल रहा था वॉर ऑफ सक्सेशन। जैसे फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को, और ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे नासिर जंग और मोहम्मद अली को। ठीक है, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग को सपोर्ट, इन दोनों के बीच की लड़ाई चल रही थी एक, अगर आपको देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर चल रहा था मोहम्मद अली और चांद साहिब के बीच में लड़ाई फॉर हैदराबाद, सॉरी ये कर्नाटक। तो अब इस लड़ाई का फायदा उठाया इन दोनों ने, और यहाँ पर क्या हुआ, अभी चंदा साहिब को नवाब बनाया गया। ठीक है, यानी चंदा साहिब नवाब बने क्योंकि इसके सपोर्ट से फ्रेंच। तो क्लाइव ने क्या किया, एयरपोर्ट को कैप्चर कर लिया कर्नाटक के, और ब्रिटिशर्स कंट्रोल रिगेन कर लिए। तब फिर जाकर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ और ब्रिटिशर्स जीते, और इसीलिए किसको बना दिया गया वहां पे वापस से नवाब, मोहम्मद अली, जिसको ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रेंच अंपायर कमजोर हुआ, इस कारण से डुप्ले को वापस बुला लिया गया और ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ गया। तीसरा कर्नाटिक वॉर अगेन इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो गया, तो उसका रिपरकशन में यहाँ पे भी युद्ध शुरू हो गया इनके बीच में। लेकिन जब वहाँ बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्स हो गया, जिसमें आयरकूट ने काउंट डिलाली को हरा दिया, यहाँ पे बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्स जब हुआ, आयरकूट ने किसको हराया, काउंट डिलाली को, और ब्रिटिशर्स किसको कैप्चर कर लिए, पौंडीचेरी। तो अब जाकर फाइनली जो ट्रीटी साइन, जब वहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ 7 ईयर वॉर्स वाले के बाद, तो यहाँ पर इंडिया में स्टैब्लिश हो गया कि फ्रेंच है उनको कोई तरह का पॉलिटिकल पावर नहीं रह गया, और ये वो यहाँ से अपना फोकस जो है हटा दी। ठीक है, ये कंपैरिजन टेबल आपको अब दिख रहा है किसका, कर्नाटिक वॉर्स का। ठीक है, तो कुछ ट्रीटीज याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ एंडोंडी वॉर्स, ट्रीटी ऑफ आइला चैपेल, कुछ बैटल है, बैटल ऑफ सेंट थॉम, बैटल ऑफ, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी हमने, बैटल ऑफ सेंट थॉम देखा, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्स देखा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ आइला चैपल, ट्रीटी ऑफ पेरिस था। ठीक है, चलिए नाउ बंगाल का कॉन्क्वेस्ट, अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इफ आई से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूरोपियन एक्सपेंशन इन इंडिया। तो बंगाल के ऊपर जो अंग्रेजों का कन्क्वेस्ट या अधिकार हुआ वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मेन सेंटर के रूप में आगे वो काम किया। तो बंगाल में नवाब थे, तो पहले मुर्शिद कुली खान जिन्होंने खोजा, फिर अली वर्दी खान, फिर सिराज, और भी थे बट सिराजुद्दौला ये कुछ फेमस थे। ये लोग यूरोपियन ट्रेडर्स को जो थे, जो लड़ाई करने के, सॉरी, जो व्यापार करने के लिए आ रहे थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे। और हुआ क्या था कि जब फर्रुखशियर ने दस्तक इशू किया था, रॉयल फरमान जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग राइट्स के लिए, तो उस दस्तक का मिसयूज जो है वो इनके प्राइवेट ट्रेडर्स करने लगते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मिसयूज ऑफ दस्तक। उसके अलावा कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब किलाबंदी, और ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गया। ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला के द्वारा देखने को मिला था, कि जहाँ पर माना जाता है, इसका कोई बहुत ऑफिशियल ये नहीं बोला जाएगा कि कोई डेटा हमारे पास है इसमें, लेकिन ऐसा बोला था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में कुछ ब्रिटिशर्स थे और वहाँ पर मतलब सफोकेशन से उनकी जान चली गई थी, उनको पूरी तरह से पैक कर दिया गया था। तो ठीक है, तो इन सारे वजहों के कारण इनके बीच में क्या हुआ, तो इस कारण से देखने को क्या मिलेगा आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो 23 जून 1757 नियर पलासी, या फिर इसको ऐसे लिखिए पलासी, युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। बट दिस वॉर कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर, ये फुल फ्लेजेड वॉर के रूप में नहीं देखा जा सकता, बिकॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला मीर जाफर बिट्रेड सिराजुद्दौला, और वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया आर्मी। तो ऑब्वियसली बात है, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड किल्ड, मीर जाफर को बना दिया गया नवाब। लेकिन मीर जाफर जो नवाब बने, तो ये नवाब जो बने ये पपेट कंट्रोल आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पपेट कंट्रोल जो था वो देखने को हम लोग को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, डुअल गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, पहले आगे देखते हैं। अब देखिए, फिर बैटल ऑफ बक्सर, तो मीर कासिम, देखिए होगा क्या अभी कि पपेट रूलर बने, तो मीर जाफर से बहुत सारे चीजें जो है वो डिमांड करना ब्रिटिश से शुरू किए कि आप ये सारी चीजें हमें दो। मीर जाफर अपना जो भी कमिटमेंट था वो कर रहे थे, लेकिन एक टाइम होता है कि उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मीर जाफर को डिस्पोज करके मीर कासिम को, जो साइन लॉ थे, उनको बना दिया अगला नंबर।
मीर कासिम थोड़े एबल रूलर थे। मीर कासिम ने क्या किया कि अपने दिमाग से ब्रिटिशर्स को तो लुभा ही लिया, साथ साथ उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना कैपिटल चेंज कर दिया। ठीक है, मुंगेर लेकर आ गए। उसके बाद ट्रेनिंग किया, स्टाइल ट्रेनिंग मॉडल आपको यूरोपियन स्टाइल में अपने आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, ताकि एक टाइम आए कि ब्रिटिशर्स ये रिस्पॉन्ड कर सके। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को इसका आइडिया लग गया कि हाँ ये भी अब जो है वो हमारे हाथ से निकल रहे हैं, तो नाउ दे डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट मीर कासिम। और मीर कासिम इसके लिए क्या किए कि वहां से निकलकर एक अलायंस बनाया अवध के सुजाउद्दौला से, और उस समय के मुगल एम्पायर जो थे शाह आलम टू, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक अलायंस बनाया, और साथ ही साथ खुद मिलकर ये लड़ाई करने गए बक्सर में, जो एक प्रॉपर लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन ब्रिटिशर्स पूरी तरह से डिफीट कर दिए, क्रश कर दिए इस तीनों अलाइड फोर्सेस को हेक्टर मुनरो के अंदर, और 22 अक्टूबर 1764 में लड़ाई जो है उसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई। और इस जीत के साथ ही ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर है वो स्टैब्लिश हो गया बंगाल के अंदर। एक ट्रीटी फोर्स किया गया हमारे लीडर्स के ऊपर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जहां कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई रेवेन्यू कलेक्ट करने का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह। शाह आलम दो को डिपेंडेंट बना दिया गया, और सुजाउद्दौला को वॉर का इंडेमनिटी पे करना पड़ा। ठीक है, ये आपको कॉम्पेरेटिव जो है वो टाइम, ये है क्या बोलते हैं उसको, टाइमलाइन है। ठीक है ना। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करते हैं, तो ये 1767 से 1799 के बीच में चार इंपॉर्टेंट जो है वो युद्ध चले। और ये चार युद्ध जो चले, इसमें मैसूर के ऊपर, जो मैसूर में दो एबल रूलर्स थे ना, उनके रेजिस्टेंस को ब्रिटिशर्स के सामने देखा गया, और वो थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, अब कारण क्या था, तो हैदर अली के खिलाफ ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रिपल अलायंस फॉर्म करने की कोशिश की। पहला वॉर की हम बात कर रहे हैं जो 1767 से 69 चला, इसमें निजाम को उन्होंने अपने साथ मिलाया। अब हैदर अली क्या किए ना, मद्रास की तरफ एडवांस किए, और उसके ऊपर गेन ले लिया, मतलब एक एडवांटेज ले लिया। अब ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हुआ, it is said that Treaty of Madras was the first time that Britishers were forced in order to accept certain negotiation. तो म्यूचुअल रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरी वहां पे हुआ, और कहीं ना कहीं अपर हैंड मद्रास का दिखा इसमें। ठीक है, और अंग्रेजों को हैदर अली की ताकत का एहसास हुआ। देन सेकेंड मैसूर वॉर, नाउ दिस started because Treaty of Madras was violated by Britishers and they captured Mahe. तो हैदर अली अब इस बार गए निजाम और मराठा के साथ अलायंस बनाए, लेकिन बैटल ऑफ पोलीलूर में ब्रिटिशर्स ने जो है उनको, मतलब ब्रिटिशर्स को अगर देखेंगे आप तो हरा दिया गया, ब्रिटिशर्स हरा दिए। लेकिन इस लड़ाई के दौरान ही अगर आप देखोगे 1782 में हैदर अली की डेथ हुई। हैदर अली क्या हो गई, डेथ हो गई। तो बीच में फाइट को रिज्यूम किया 1782 से 84 तक उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में रिटर्न टू स्टेटस को, यानी जो सिचुएशन था उसको वापस से रिस्टोर करने की बात हुई। ठीक है, थोड़ा सा इंडियन सक्सेस दिखा एक तरह से, बट टीपू सुल्तान का जो एक राइज है वो भी देखने को मिला। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में पूरी तरह से ब्रिटिशर जो है वो डोमिनेंस दिखाया अपना। तो पहले तो टीपू ने त्रावणकोर को ऊपर अटैक किया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का अलाई था, तो युद्ध शुरू हो गया। अब ब्रिटिशर्स को लेड कर रहे थे कॉर्नवालिस, उस समय के वाइसरॉय। अब श्रीरंगपट्टनम पे सीज हो गया, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम लगाकर टीपू को सरेंडर करना पड़ा अपने आधे किंगडम को, और अपने बेटे को हॉस्टेज के रूप में देना पड़ा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू ने काफी अपने आप को प्रिपेयर किया। ठीक है, फ्रेंच हेल्प के द्वारा भी, लेकिन वो जो फॉरेन हेल्प लिया गया उसके द्वारा देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स जो है इसको एक डर के रूप में देखे कि फ्रेंच का वापस से आगमन हो जाएगा। नाउ दे स्टार्टेड अटैकिंग टीपू सुल्तान, एंड ultimately battle of Srirangpatnam in which Tipu Sultan was killed, and then Mysore was kept under subsidiary alliance, और इसका जो parent organization था ना वोडियार डायनेस्टी, उसका एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया, वोडियार डायनेस्टी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पावर क्रश कर दिया गया मद्रास का। देन मराठा वॉर, तो हमने मराठा एम्पायर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था।
तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक का डेवलपमेंट आप जानते हो। उसके बाद हमारे यहाँ क्या हुआ ना कि सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू हो गया मराठा एम्पायर में। तो जैसे माधवराव की डेथ हुई, उसके बाद माधवराव प्रथम की डेथ हुई, उसके बाद से सक्सेशन डिस्प्यूट हो गया। तो रघुनाथ राव और नगेंद्र जो नरेंद्र नाथ राव थे उनके बीच में तो ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ, जिसमें ब्रिटिशर सपोर्ट किए रघुनाथ राव को। लेकिन अगर आपको दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी कि रघुनाथ राव और जो वहां पर एक किलिंग हुआ ब्रदर का, तो उस केस के बाद आपको दिखेगा कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर हम लोग बात करते हैं जो हम लोग ट्रीटी ऑफ सालबाई से जो फर्स्ट हमारा एंग्लो मराठा वॉर खत्म होगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज साइन हुआ कि स्टेटस को और 20 ईयर्स तक का पीस, 20 ईयर्स तक कोई तरह का अटैक या कुछ भी नहीं किया जाएगा, इस पहले वॉर में ये डिसाइड हुआ। नाउ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1803 से 1805 अगर देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ बसीन जो साइन हुआ पेशवा बाजीराव दो के साथ, तो उसके कारण यानी कि सब हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स क्या किए कि सब्सिडरी अलायंस जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, ये अलग अलग जो अलाई है उसके साथ जो बच गया था मराठा में जो कॉन्फेडरेसी बनी थी 5, उसके साथ सब्सिडी अलायंस और इंटरेक्शन शुरू करते थे। इस कारण से युद्ध शुरू हो गया। तो वेलेस्ली वर्सेस सिंधिया की एक लड़ाई हुई बैटल ऑफ असाय में, फिर अरागोन लसवारी में ट्रीटी साइन हुआ, देवगांव में भोसले के साथ ट्रीटी साइन हो गया, और सुरजी अंजन गांव में सिंधिया के साथ ट्रीटी हो गया। ब्रिटिश को बुंदेलखंड उड़ीसा दिल्ली के ऊपर भी कंट्रोल आ गया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सॉरी मराठा वॉर अगर देखें 1817 से 18 के बीच में, इसमें लास्ट एक बार रीग्रुप होकर पेशवाज ने अटैक किया, बैटल ऑफ खिरकी महिदपुर और कोरेगांव, लेकिन पेशवा को हटा दिया गया, मराठा कन्फेडरेसी खत्म और पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में सेंट्रल इंडिया आ गया। ठीक है, तो ये 3 युद्ध हुए मराठा के साथ। एंग्लो सिख वॉर की जब हम बात करते हैं तो एंग्लो सिख वॉर में क्या देखने को मिलेगा कि सिख एम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होगी, और जो सिख एम्पायर जो किसके अंदर रोज किया, इट रोज अंडर महाराजा रंजीत सिंह, जहां पे उन्होंने यूनिफाई किया था पंजाब को। बट उनके डेथ के बाद क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी आ गई। तो ब्रिटिशर्स जो है वो खालसा आर्मी जो था उससे डरते थे, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग आर्मी बना दिया गया था रंजीत सिंह के द्वारा। तो अब पावर जो वैक्यूम हुआ उनके डेथ के बाद, और आपस में जो म्यूचुअल मिसट्रस्ट था, इस कारण से पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो मुद्की फिरोज शाह अलीवर्द सोबराव ट्रीटी साइन, देन लाहौर में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश का एक रेसिडेंट लाहौर में रख दिया गया, सब्सिडी अलायंस के अंदर रेसिडेंट रखते थे, और भैरोवल में डलहौजी गवर्नर थे। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो सिख ऑटोनॉमी जो है वो प्रैक्टिस में तो खत्म हो गया, बट ऑफिशियली होगा कुछ टाइम के बाद, और वो है सेकेंड एंग्लो। तो रिवोल्ट हुए पंजाब के द्वारा, मतलब सिख के द्वारा, और ब्रिटिशर्स का एम था कि वो किसको अनेक्स कर ले, पंजाब को। तो रामनगर, चिलियनवाला और गुजरात की लड़ाई हुई। पंजाब मार्च 1849 में अनेक्स हो गया, महाराजा दिलीप सिंह को हटा दिया गया और कोहिनूर को ब्रिटेन लेकर चले गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो है दैट वाज एंडेड विथ लाहौर की ट्रीटी। ठीक है, तो आंशिक नियंत्रण था उसमें, पार्शियल कंट्रोल ना। एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1919, 3 wars were fought between the Britishers and Afghanistan to block Russian influence in India। देखिए एक बफर स्टेट के रूप में अफगान को ट्रीट करना चाहता था ब्रिटिशर, ठीक है, तो कि रशियन इन्वेजन से बचाने के लिए, तो उस कारण से ही लड़ाई होता था इस ग्रेट गेम के दौरान। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1852, रीजन वॉज कि ब्रिटिशर्स ने दोस्त मोहम्मद खान को हटा दिया और शाह सुजा को क्या बना दिया था, वहां पे गद्दी पे बैठा। तो इस दौरान काबुल का रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स जो है वो रिट्रीट किए और खैबर में एक मासेकर हुआ। जनरल पोलक रिकैप्चर्ड काबुल, ठीक है, और डॉक्टर विलियम ब्राइडेन जो थे अकेले जीवित बचे उसमें। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, तो दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर कर दिया गया और ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878-80 लिट्टन के समय हुआ। अफगानिस्तान ने रशियन जो मिशन था उसको वेलकम किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो इस कारण से शुरू हुआ। तो 1879 में ट्रीटी ऑफ गंडा साइन हुआ,
और फॉरेन अफेयर जो है अफगान का वो किससे कंट्रोल में चला गया, ब्रिटिशर से कंट्रोल में। काबुल में अपराइजिंग हुआ, काबनागरी जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई और अब्दुल रहमान खान को अमीर बना दिया गया। Now British retained control over Afghan foreign policy। ठीक है। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में फाइनल जब आप देखोगे कल्मिनेशन जब होगा तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमानुल्लाह खान जो वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिए और ब्रिटिश इंडिया के ऊपर अटैक किया गया खैबर पास के द्वारा। तो एक ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई लड़ाई के बाद और पूरा का पूरा अफगान को क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंस दे दिया गया। ठीक है। एंग्लो बर्मीज वॉर यानी म्यांमार जो आज के डेट का है, तो 3 वॉर्स हुए थे जब उसके बाद जाकर बर्मा जो है वो ब्रिटिश इंडिया में जुड़ा था। पहला 1824 से 1826, रीजन था कि बर्मीज जो है वो कहाँ एक्सपैंड कर रहे थे, असम और मणिपुर में। तो ट्रीटी ऑफ यानडेबो साइन हुआ, असम मणिपुर और अराकन दे दिया गया उनको, 1 करोड़ हर्जाना और ब्रिटिश का रेसिडेंट एक एवा में जो है वो आपको दिया गया। नाउ इसका आउटकम ये है कि ब्रिटिशर्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो सिक्योर कर लिए। ठीक है, ये सब एरियाज को लेकर। नाउ सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर में क्या देखने को मिलेगा कि ट्रेड डिस्प्यूट मिस ट्रीटमेंट ब्रिटिश मर्चेंट्स का हुआ, तो रंगून के और पेगू दोनों के ऊपर कैप्चर कर लिया गया 1852 में, और लोअर बर्मा जो था, लोअर म्यांमार था, वो एनेक्स कर लिया गया। तो पहले में हमारे पास ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कंट्रोल दिखाया और दूसरे में लोअर बर्मा जो है उसको एनेक्स कर लिया गया। नाउ थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885, तो एंटी ब्रिटिश स्टैंड जो है वो किंग थिबाओ के द्वारा लिया गया। फ्रेंच थ्रेट भी था कि उसके ऊपर कहीं फ्रेंच ना कंट्रोल कर ले, तो वहाँ मैंडले के ऊपर कब्जा और थिबाओ को रत्नागिरी एक्साइल कर दिया गया। पूरी तरह से बर्मा 1886 में हमारे पास एनेक्स हो गया और 1935 एक्ट के अंदर बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था। ठीक है। नाउ एंग्लो नेपालीज वॉर 1814 से 16। नाउ इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखा किंगडम ऑफ नेपाल। ये हमने उस दिन जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स उसमें गढ़वाल में देखा भी था इसको। तो नेपाल कुमाऊन गढ़वाल सिक्किम तक एक्सपैंड हो रहा था। ठीक है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था कुछ जगहों को लेकर, बुटवाल सारंगर, ब्रिटिशर के साथ बॉर्डर क्लैशेस हो रहे थे और ब्रिटिशर चाहते थे कि नदर्न जो उनका जो सीमा है वो सिक्योर हो जाए, नदर्न सीमा क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, ये वो चाहते थे। ठीक है। तो इसके लिए अब वहाँ पे इवेंट्स हुए, लड़ाई हुआ, ब्रिटिशर ने बहुत फ्रंट्स पे अटैक किया, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो नाला पानी में देखने को मिला बलभद्र कुंवर के द्वारा। जनरल ऑक्टरलोनी जो थे वो सक्सेसफुल रहे वेस्टर्न कैंपेन में और देहरादून और मलोन फोर्ट कैप्चर कर लिया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली जो भी चंपारण में है। नेपाल ने कुमाऊन गढ़वाल सिक्किम तेराई ये सब दे दिया ब्रिटिशर्स को और काठमांडू में ब्रिटिश के एक रेसिडेंट को रख दिया गया। नेपाल ने तिब्बत पे भी अपना क्लेम छोड़ दिया और इंटरनल सॉवरेनिटी उनकी बनी रही, बट कंट्रोल किसका आ गया, ब्रिटिशर्स का। और उसी दौरान हमारे जो मेजर हिल स्टेशन है, दार्जिलिंग मसूरी, ये सब की बात करते हैं, उस सब का एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म मतलब कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब का एस्टैब्लिशमेंट उस दौरान हुआ। ठीक है। ब्रिटिशर्स एक्सपेंशनिस्ट एंड फ्रंटियर पॉलिसीज, हम लोग अगला अगर डायमेंशन देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अपने एम्पायर को बढ़ाने यानी विस्तारवादी और सीमावर्ती जो नीतियां थी कुछ फेमस, तो इस पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो किस जो रूलर है उससे रिलेटेड था ये, या वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल से रिलेटेड था, और दूसरा कि इसके फीचर्स क्या थे, इसमें क्या चीज़ों की बात जो है वो की गई थी। ये दो डायमेंशन जो यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो पहला है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, बहुत ही फेमस पॉलिसी किसकी, वॉरेन हेस्टिंग्स की, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। देखिए इनका क्या पर्पस था इस पॉलिसी से कि बफर राज्य बनाना, बफर स्टेट्स, क्या बनाना, बफर स्टेट्स, कि आपके ऊपर अटैक डायरेक्टली ना हो, उसके लिए आप अपने फ्रंटियर पे एक जो भी एरिया था उसको क्या करेंगे, एज अ बफर यूज करेंगे, एक घेरा के रूप में बना दिया। तो इनडायरेक्ट डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडियन एलाइज और नो डायरेक्ट एनेक्सेशन, ऐसा प्रॉमिस करके ये लोग बफर स्टेट बनाते थे। जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद और रोहिल्ला को सपोर्ट देना किसके खिलाफ, मराठास के खिलाफ। तो इस तरह से वो बफर स्टोर जो बफर स्टेट जो है वो क्रिएट करते थे ताकि उनका एम्पायर भी प्रोटेक्टेड रहे और ये एक तरह से गुड बुक्स में रहे हमारे लोकल अलाइज के भी। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी था वो था सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि प्रणाली।
लॉर्ड वेलेस्ली इसकी खोज किए, और ये बिना एनेक्सेशन के, बिना कब्जे के डायरेक्टली नियंत्रण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी था। अब इसमें क्या था कि जिसने भी सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया तो उसको अपने यहाँ ब्रिटिश आर्मी रखना पड़ेगा अपने पैसे से। दूसरा, कोई भी यूरोपियन से कंसल्टेशन नहीं कर सकते आप बिना परमिशन के। जो आपका एक्सटर्नल अफेयर्स होगा वो ब्रिटिशर्स हैंडल करेंगे, और एक रेसिडेंट, एक ब्रिटिश रेसिडेंट आपके यहाँ पे रहेगा जो कि इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, हालांकि वो इन्वॉल्व होने के लिए ही रखा गया था। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट राज्य जो इसके अंदर एनेक्स हुए, तो सबसे पहला स्टेट था वो था हैदराबाद 1798, फिर मैसूर 99, अवध 1801, पेशवा 1802, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर 1803 से 18 के बीच में जब मराठा वॉर चल रहे थे। ट्रावनकोर, ये ऑफिशियली हम लोग नहीं बोलते हैं बट ये एनेक्स हुआ था ये भी, और 1818-19 में राजपूत के जो स्टेट थे वो। तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा खोजा गया था, और इसका पर्पस ये था कि जिस भी रूलर के पास बिना कोई नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं, मतलब उसका अपना नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, अगर वो भी पुरुष, तो उस केस में उसकी जो डायनेस्टी है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाएगी, तो दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी जो अडॉप्टेड सन है उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप समझ सकते हैं इसका रीजन, तो ये क्या था, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो इसके लिए वो ऐसा करते थे। कौन कौन सा स्टेट एनेक्स हुआ, तो सतारा पहला राज्य था, फिर संबलपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ठीक है, देन पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, निष्क्रिय सूझबूझ की नीति। Now this was introduced by लॉर्ड लॉरेंस, जो 1864 से 69 तक वॉइसरॉय थे, और इनका कहना था कि हम लोग, ये बेसिकली अफगानिस्तान वाले के कंडीशन के लिए था, तो इन्होंने कहा कि हम किसी तरह का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम लोग इंडिया की स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे। तो ये था मास्टरली इनएक्टिविटी किसका, लॉरेंस का। और इसका पर्पस ये भी था कि आप खर्च कम करोगे ब्रिटिशर्स के जो एक्सपेंडिचर हो रहे थे उसका। नेक्स्ट हम लोग देखिए अगर, तो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये नॉर्थ ब्रुक जो थे और कुछ और भी उनके द्वारा ये लाया गया था, और इसमें क्या था कि ब्रिटिश प्रेस्टीज जो है, प्रतिष्ठा, उसको बनाए रखना है, और स्थानीय मामलों में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके अंदर कम दखल अंदाजी देना है। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक और बाकी, ये आपको पॉलिसीज का एक टेबल यहाँ पे दिया गया। ठीक है, हमारा लास्ट डायमेंशन है एनेक्सेशन ऑफ अवध। क्योंकि देखिए अवध को लेकर ना वो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन समझना है कि हम लोग इसको लैब्स के अंदर भी नहीं कह सकते कि एनेक्स हुआ था डोलॉजी के दौरान ही, बट लैब्स के अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन बताया गया था दैट वाज मिस गवर्नेंस। ठीक है ना, मिस गवर्नेंस वजह बताया गया था। तो 1856 में इसको किया गया। 1801 तक नवाब ब्रिटिश डोमिनेंस को एक्सेप्ट करते थे और नवाब पपेट रूलर बन गए थे, आपको मालूम है ऑलरेडी। तो रिच गंगा प्लेन और स्ट्रेटजिक था ये ब्रिटिश के लिए। तो जब नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा मिस गवर्नेंस या मिस रूल का क्लेम ऐसा ब्रिटिशर्स करने लगे, तब जाकर इसको अनेक्स किया गया। लेकिन ये तो उनका ऑफिशियल रीजन दिया गया, मेन रीजन क्या था, फर्टाइल एरिया, स्ट्रेटजिक लोकेशन, ब्रिटिश टेरिटरी का एक्सपेंशन करना था, और सैनिक भर्ती व कर की प्राप्ति के लिए। बिना लड़ाई के एनेक्सेशन हुआ, नवाब को हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया, ब्रिटिश कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया, और इस कारण से पूरा ह्यूज रिसेंटमेंट हुआ, और ये भी एक वजह माना जाता है कि इस चीज का, हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था आज के टॉपिक्स का। इसमें जितना भी वॉर्स जो ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन के लिए किया गया है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रीटीज, एरियाज जो भी हैं वो सब आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है।